Hello everyone, I welcome you all in my channel. Today we start the fundamental unit of life. Fundamental unit of life, cell. Cell is the fundamental, structural and functional unit of life. लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे अराउंड एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई, ऑल जो हमारे अराउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंट होते हैं उसका मतलब यहाँ हो गया लाइफ। और इसमें हमने क्या देखा कि फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल का मीन यहाँ क्या हुआ, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मेडअप होते हैं सेल से। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बने होते हैं वो सेल से बने होते हैं। और फंक्शनल मीन्स फंक्शंस दैट आर परफॉर्म इन अवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो किसकी हेल्प से हो रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सेल। दिस मीन्स सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो फर्स्ट वी स्टार्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल की स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसे होती है। सेल जो होता है सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारी बॉडी का। तो सेल किससे बना, सेल जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, टिश्यू। इस तरह से टिश्यू बनेगा। उसके बाद हमारे पास आएगा ऑर्गन जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। किडनी हो गया, हार्ट हो गया, पेनक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन, डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं, टिश्यू जो मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ऑर्गन। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं, ऑर्गन सिस्टम में मतलब कि जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हमें डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, दीज आर ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनेगा ऑर्गेनिज्म, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म। सो नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई। फर्स्ट टाइम जो सेल को डिस्कवर और कॉइन की टर्म वो की रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया सेल को। कब, इन 1665 डेड सेल्स में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को, डेड सेल्स में। और नेक्स्ट इसके बाद है एंटोन वेन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर्ड किया फर्स्ट लिविंग सेल को इन 1674 में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को इन 1831 में। न्यूक्लियस को अभी तक तो हमारे पास सिर्फ आया था कि कोई सेल होता है। पहले रॉबर्ट हुक ने बताया कि डेड सेल्स में उन्होंने सेल की डिस्कवरी की। उसके बाद एंटोन वेन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल के बारे में बताया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन जो आए उन्होंने बताया कि सेल जो होता है, एक सेल होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो उस न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया हमें न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आएगा पुरकिंजे ने हमें क्या बताया, कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। लिविंग कंटेंट जो होता है सेल के पास उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। इसके बाद हमारे पास सेल थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, दो साइंटिस्ट थे हमारे पास। एक था मैथियस सेल्डन और दूसरे थे थियोडर श्वान। मैथियस सेल्डन जो थे वो एक बॉटनिस्ट थे और थियोडर श्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे। तो इसके बाद जो मैथियस सेल्डन थे उन्होंने क्या बोला कि सभी जो प्लांट्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से। ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। एंड थियोडर स्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे और उन्होंने क्या बोला कि सभी जो एनिमल्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। रुडोल्फ वर्चू इसके बाद आए। रुडोल्फ वर्चू ने क्या किया, सेल थ्योरी को एक्सटेंड करने के बाद इन्होंने क्या बोला कि जो सेल्डन और श्वान ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि सेल्स जो मतलब कि एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो मिलकर बने होते हैं सेल से। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने एक अपनी स्टेटमेंट दी, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि जो भी सेल्स होंगे वो हमारे पास किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप हुए होंगे। जैसे कि मतलब कि कोई भी एक सेल है, ये एक सेल है तो ये कैसे मिलकर बना होगा, इससे मिलकर दो सेल बने होंगे तो इससे जो पीछे होंगे तो वो भी किसी सेल को मिलकर ही बने होंगे, किसी और सेल से मिलकर। तो मतलब कि ऑल द सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसके बाद हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। क्लासीफाई किया गया सेल्स को, मतलब कि सेल्स जो है वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल को किस बेसिस पे देखेंगे, सेल नंबर के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर सेल्स आर टू टाइप्स के सेल्स होंगे। कौन कौन से, यूनिसेलुलर सेल, मल्टी सेल, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल। यूनिसेलुलर सेल जो होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से जो मिलकर बने होते हैं वो हुए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो मैनी सेल्स, मल्टी मीन्स मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स को जो मिलाकर बना होते हैं उन्हें बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। और यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें हमारे पास आएगा बैक्टीरिया हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। जैसे कि बैक्टीरिया जो होता है वो
यूनिसेलुलर होगा, मतलब कि वो सिर्फ एक सिंगल सेल को मिलकर बना होता है। जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, अमीबा इस तरह का होता है, तो अमीबा की कोई शेप नहीं होती और ये जो है सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। ये पूरा हुआ सिंगल सेल से मिलकर बना होता है अमीबा। तो इस तरह से इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल साइज। ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज, तो सबसे पहले इसमें स्मॉलेस्ट सेल होते हैं और लार्जेस्ट सेल होते हैं। स्मॉलेस्ट सेल जो हमारे पास आया माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा का अदर नेम हुआ पीपीएलओ। पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और लार्जेस्ट सेल जो हमारे पास आया वो आया ऑस्ट्रिच का एग। इसके बाद नेक्स्ट आया हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप। सेल शेप के बेसिस पे भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सेल। तो इसमें हमारे पास स्मूथ मसल सेल आ गया, स्मूथ मसल सेल आ गया, ओवम, बोन सेल, फैट सेल्स, नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है सेल्स की। सेल्स को एक डेफिनेट शेप की नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है इसकी। तो नर्व सेल, जैसे कि हम नर्व सेल्स के बारे में देखेंगे। नर्व सेल में क्या होगा, नर्व सेल मीन्स न्यूरॉन, अदर नेम इसका। प्रेजेंट इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये प्रेजेंट होता है नर्व सेल। और इसकी शेप कैसी होती है, ये ब्रांच्ड होता है और इलोंगेटेड होता है। ब्रांच्ड इस तरह से, ये हो गया ब्रांच्ड है ब्रांचेस है, और ये हो गया इसका नीचे को इलोंगेटेड भी है। तो इसलिए ये हुआ नर्व सेल। नर्व सेल मीन्स ये कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। इसके बाद हमारे पास आया ओवम। ओवम एग सेल। एग सेल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। इसके बाद है मसल सेल। मसल सेल स्पिंडल शेप के होंगे और इलोंगेटेड होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कंपोनेंट्स ऑफ सेल में क्या क्या आएगा, फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी चार्ट की हेल्प से हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आया फर्स्ट पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। आउटर मोस्ट कवरिंग होगी किसी सेल की, और ये क्या करेगी, परमिट्स एंट्री और एग्जिट ऑफ द मटेरियल। ये अपने अंदर से, मतलब कि किसी भी मटेरियल को अंदर जाने के लिए और बाहर जाने के लिए इसकी परमिशन की ज़रूरत होगी, मतलब कि। इसके बाद आया, ये जो होती है फ्लेक्सिबल होती है और किससे बनी, मिलकर बनी होती है, मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और सिलेक्टिवली परमिएबल होगी ये, मतलब कि कैसे होगा, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक तो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, ये होगी जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बना दिया हमने कोई सेल, इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई हमारी। ये इसको मैं पीएम से डिनोट करती हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका अदर नेम हो गया सेल मेम्ब्रेन। इसमें से किसी भी मटेरियल को अगर अंदर जाना होगा तो भी इसकी परमिशन की ज़रूरत होगी, और इसमें से बाहर जाना होगा तो भी इसकी परमिशन की ज़रूरत होगी। मतलब कि ये क्या होगा, ये परमिट करेगा एंट्री और एग्जिट ऑफ द मटेरियल। और ये फ्लेक्सिबल होगा इसका नेचर, और मेडअप होगी किसकी, किससे बनी होगी, लिपिड्स और प्रोटीन से। सो नेक्स्ट हमारे पास आया सेल वॉल। इसके बाद सेल वॉल जो होगी रिजिड होगी, लेकिन आउटर कवरिंग होगी किसके, लाइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिजिड होगी नेचर में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो फ्लेक्सिबल थी, और ये जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी, रिजिड होगी। और मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की जो लेयर होगी उसे हम बोलेंगे सेल वॉल। ये कहाँ होगी मैक्सिमम, मतलब मेनली जो ये प्रेजेंट होगी वो प्लांट्स में प्रेजेंट होगी, प्रोवाइड करेगी सेल को शेप प्रोवाइड करेगी ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो हो गई, ये हो गई सेल वॉल। ओके, फिर सेल वॉल जो होगी मेनली प्रेजेंट होगी किस किस में प्रेजेंट होगी, हम यहाँ देखेंगे सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी। एक हो गया हमारे पास प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, वायरस। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होगी, फंजाई में भी प्रेजेंट होगी, लेकिन एनिमल्स और वायरस में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होगी। प्लांट्स की जो सेल वॉल होगी वो किससे मिलकर बनी होगी, सेलुलोज से। और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल मिलकर बनी होगी वो किससे, पेप्टिडोग्लाइकेन से। फंजाई की जो सेल वॉल होगी वो काइटिन से मिलकर बनी होगी। तो इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास हो गया हमारा सेल वॉल। सेल वॉल के बाद हमारे पास आया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस जो है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोल सेंटर होगा किसी सेल का, यहाँ अंदर हमने ये न्यूक्लियस बना दिया। न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ये हमने पहले भी पढ़ा। और ये डबल मेम्ब्रेन होगी, इसमें डबल लेयर्ड होगा ये। और डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, हैविंग न्यूक्लियर पोर होंगे इसमें फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एंड क्रोमोसोम। और इसके अंदर जो होगा वो डीएनए भी प्रेजेंट होगा, ये होगा इसके अंदर डीएनए। लेकिन यहाँ पर ये जो मतलब कि क्या बोला, इसको मैं अलग से बना के दिखाती हूँ। जैसे न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस को क्या बोला, डबल लेयर्ड होगा। डबल लेयर जो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, डबल लेयर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी, और न्यूक्लियर पोर्स भी इसमें प्रेजेंट होगी। तो डबल लेयर जो होगी ये होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी इसकी। और ये जो यहाँ होंगे ये न्यूक्लियर
पोर होंगे, न्यूक्लियर पोर्स होंगे, और इसके अंदर जो होगा वो डीएनए प्रेजेंट होगा। ओके, फिर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के बेसिस पे कितने इसको डिवाइड किया गया फिर से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस इज अनडिफाइंड एंड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस होगा वो अनडिफाइंड होगा और मतलब कि उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोइड बोलेंगे प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक जो सेल होंगे उनमें क्या होगा, न्यूक्लियस एक वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और सेल ऑर्गेनेल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस अनडिफाइंड होगा और कैसा होगा, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होगा। जैसे प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया का सेल है और इसमें जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस जो होगा इस तरह से न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होगा और इसमें ये इधर को फ्लैजिला होंगे, फ्लैजिला होंगे जो किसमें हेल्प करेंगे, फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करेंगे, सेल की मूवमेंट में। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या हुआ, साइटोप्लाज्म हुआ ये जो हमारे पास जो भी पोर्शन हमारे पास इधर अंदर जो है इस सेल के अंदर, ये जो पूरा हमारे पास बचा न्यूक्लियस के अलावा, जो हमारे पास ये जो पूरा हमारे पास बचा, ये क्या बचा, साइटोप्लाज्म। ये जो पूरा हुआ ये साइटोप्लाज्म, ये पूरा हमारे पास साइटोप्लाज्म हुआ। तो साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होगा, क्या बोला, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होगा और न्यूक्लियस के बाहर होगा, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होगा, वो होगा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज ये जो क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स होते हैं ऑफ सेल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही बाकी सब सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट जो हमारे पास आया वो आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, परमिट करती है एंट्री और एग्जिट ऑफ द मटेरियल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी मटेरियल को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए परमिशन देगी। तो मतलब कि ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है किसी भी मटेरियल का। तो इसमें 2 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैसे होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होगा वो कैसे होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे कि ये हो गई हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो हमारे पास कोई भी मटेरियल है तो ये हो गई यहाँ हायर कंसंट्रेशन, ये हो गई हायर कंसंट्रेशन, और ये हो गई ये हो गई हायर कंसंट्रेशन, और यहाँ मतलब कि लोअर कंसंट्रेशन। तो मतलब कि जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा मटेरियल का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से, जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, यहाँ हायर है यहाँ लोअर, हायर से जब लोअर कंसंट्रेशन में कोई भी मटेरियल मूव करेगा तो क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होगी इसमें, और ये एक स्लो मूवमेंट होगी, और इसमें केवल स्मॉल मॉलिक्यूल जो होंगे वाटर के वही मूव, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे। ये हुआ हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इसके बाद हमारे पास आया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ये हुई, जैसे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई और यहाँ पे ये हायर कंसंट्रेशन है और इधर लोअर कंसंट्रेशन है मटेरियल्स की, सब्सटेंसेस की। तो जो जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट जब होगा मटेरियल्स का, तो वो हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी, रैपिड मूवमेंट होगी ये, और लार्ज मॉलिक्यूल्स आल्सो ट्रांसपोर्ट। पैसिव में बोला था कि ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल मूव, स्मॉल मॉलिक्यूल जो होंगे वो मूव होंगे, लेकिन इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बोल रहा है कि दोनों मॉलिक्यूल जो है लार्ज और स्मॉल एज विल मूव करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन को हम क्या समझेंगे, मतलब कि दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट के पार्ट है, तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन दोनों में मूवमेंट होगी किसी भी सब्सटेंसेस की, कहाँ, हायर से लोअर में। और एक्टिव में क्या होता था, एक्टिव में होता था कि लोअर से हायर में, लेकिन यहाँ पे ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगी। डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट होगी सब्सटेंसेस की, कौन कौन से सब्सटेंसेस बोला, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैसेस भी हो सकती हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे। और इसके बाद हमारे पास हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगी, किसकी, सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, होगी दोनों में, हायर से लोअर में। लेकिन इसमें बोला डिफ्यूजन में कि जो सब्सटेंसेस होंगे वो क्या हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और इसमें बोल रहा है कि सब्सटेंसेस जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो हो सकते हैं कौन से, वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट, यही मूव करेंगे फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में। लेकिन इसमें क्या होगा, थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगी मियोसिस में। मतलब कि कैसे होगा, जैसे कि डिफ्यूज़न की अगर हम बात करें, ये कोई सेल है और यहाँ पर
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में किसी भी मॉलिक्यूल्स को मूव करना है, ये होगी हायर कंसंट्रेशन, और यहाँ है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रहे हैं तो हुआ डिफ्यूज़न। लेकिन अगर यहाँ जैसे सेल के अंदर यहाँ हायर कंसंट्रेशन है किसी मॉलिक्यूल्स की और यहाँ है लो कंसंट्रेशन, तो यहाँ से जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में यहाँ पर मूव कर रहे हैं तो भी ये डिफ्यूज़न ही हुई। मतलब कि चाहे वो सेल के अंदर की बात हो, सेल के बाहर की बात हो, दोनों में जो मूवमेंट जो होगी वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर में मूव होगी, तो वो हुआ डिफ्यूज़न। और ऑस्मोसिस में क्या होगा? ऑस्मोसिस में होगा जैसे कि ये कोई सेल है और इसमें यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की और यहाँ है लोअर कंसंट्रेशन। जब मॉलिक्यूल्स हायर से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेंगे तो क्या होगा? मतलब कि इनमें क्या होगा? थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत इसमें होगी, मतलब कि यहाँ पे ही मूव करेंगी। इसको हम बोलेंगे डिफ्यूज़न और इसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। ओके, इसके बाद हमारे पास आया एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के टाइप्स एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल। एक्सो मीन्स आउटसाइड, आउटसाइड, और एंडो मीन्स इनसाइड। तो एक्सो मीन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल। जब सेल से बाहर जब कोई भी मतलब कि वाटर या कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेगा आउटसाइड की तरफ तो सेल क्या करेगा? श्रिंक करेगा। और जब कोई भी मॉलिक्यूल जो है वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी सॉल्वेंट जो है वो इनसाइड मूव करेगा सेल के, तो सेल स्वेल करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज में इनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेनलेस। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में आ गया वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड में कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, और मेम्ब्रेनलेस में आया राइबोसोम और क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोल। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फर्स्ट हमारे पास आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे? जैसे कि ये हमारे पास एक सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर जो भी मतलब कि इस तरह से ये जो होंगे वो होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हो? प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट को। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिवाइड करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा? ये जो मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनके सरफेसेस पे राइबोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। रफ के सरफेसेस पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उनके सरफेसेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उनके सरफेसेस में नो राइबोसोम प्रेजेंट। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हुआ प्रोटीन सिंथेसिस और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हुआ लिपिड सिंथेसिस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस ये टर्म किसने दी थी? कैमिलो गोल्जी ने। इसके नाम पे इसका नाम हुआ गोल्जी अपरेटस। ये क्या होते हैं? सिक्रेटरी ऑर्गेनेली एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। सिक्रेटरी और सेल होते हैं, सिक्रेटरी सेल होते हैं और सेल ऑर्गेनेली होते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल का। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आया लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम और सुसाइडल बैग्स बोलते हैं लाइसोसोम को। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो है इनके जो ये जो होते हैं अपने ही सेल्स को खा जाते हैं। सेल्स को क्यों खाते हैं? क्योंकि इनके कोई भी सेल अगर अंदर डैमेज हो रहा होगा तो ये उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। टिनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? स्टोर करता है वाटर को, मिनरल को, रिजर्व फूड को। रिजर्व फूड और वाटर और मिनरल्स को स्टोर करने का काम होता है वैक्यूल्स का। और ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं टर्जिडिटी ऑफ सेल को। वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, किसमें? प्लांट्स में। ऑलमोस्ट ये जो है 90% जो पार्ट होता है सेल का वैक्यूल से कवर होता है इन सम केसेस। और वैक्यूल्स जो होते हैं स्मॉल इन साइज होते हैं, किसमें? स्मॉल इन साइज होते हैं एनिमल्स में। और इन सम केसेस ये एब्सेंट भी होते हैं एनिमल सेल में। नेक्स्ट हमारे पास आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इसमें क्या होता है? एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस नेचर होता है इसका। सेमी ऑटोनॉमस क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें इनके पास ये जो सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, तो इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया प्लास्टिड। प्लास्टिड में हमारे पास आएंगे क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट में ग्रीन कलर के अलावा कोई भी अनदर कलर जो अगर हमें दिखाई देता है वो किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और नेक्स्ट आया ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं और ये क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं और स्टोर करते हैं फूड को। और नेक्स्ट हमारे पास आया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस होती है इसकी वजह से। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में अगेन 3 टाइप्स के होते हैं ल्यूकोप्लास्ट: अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च का ये होता है, और इसके बाद इलियोप्लास्ट इसमें फैट्स और एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन्स। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आया
राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं और प्रेजेंट होती है कहाँ? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। तो ये हमारे पास सभी हो गई सेल की सेल ऑर्गेनेलिज जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आया, नेक्स्ट जो और फाइनल जो टॉपिक है हमारे पास वो आया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब कि कोई भी सेल जो है वो डिवाइड करता है तो उसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को 2 टाइप्स में यहाँ डिवाइड किया गया है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस जो है वो एक इक्वेशनल डिवीजन है और मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। माइटोसिस में जैसे कि अगर कोई ये न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस में 12 क्रोमोजोम नंबर है इसका, 12 क्रोमोजोम नंबर है। तो 12 क्रोमोजोम नंबर में मतलब कि इसमें जो है 12 क्रोमोजोम नंबर है इसका, और ये जो है डिवाइड जब होगा तो 2 डॉटर सेल बनाएगा और इनमें 12 इक्वल डिवाइड होगा, इक्वल सेल में डिवाइड होगा, मतलब कि सेम एज पेरेंट सेल, इसकी डॉटर सेल भी सेम नंबर होगा दोनों का। और मियोसिस में क्या होगा? मियोसिस में अगर ये न्यूक्लियस और इसमें 12 क्रोमोजोम है जैसे, तो 12 क्रोमोजोम है, इसमें क्या होगा? 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। 4 डॉटर क्रोमोजोम मतलब कि इसमें 1 2 3 एंड 4, ये जो है इसमें हाफ होगा, हाफ क्रोमोजोम नंबर होगा। यहाँ 12 है तो यहाँ हाफ नंबर मतलब कि 12 का हाफ 6 आएंगे इनके डॉटर क्रोमोजोम में। तो इसलिए क्या बोलेंगे? माइटोसिस क्या है? एक इक्वेशनल डिवीजन है और ये एक मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। डॉटर सेल्स हैव सेम क्रोमोजोम नंबर होता है किसकी तरह? पेरेंट सेल की तरह। जैसे कि 12 था तो इसमें 12 2 में डिवाइड हुआ तो 12 आ गया। और यहाँ पे डॉटर सेल्स हैव हाफ क्रोमोजोम नंबर एज पेरेंट सेल। हाफ क्रोमोजोम नंबर होगा जैसे कि 1 2 3 4 हाफ क्रोमोजोम नंबर होगा। यहाँ पे 12 है तो 6 में डिवाइड होगा ये। इसके बाद 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे और इसमें मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे। इसमें माइटोसिस में क्या होता है? हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स मियोसिस में। सो थैंक यू